फॉर एग्जाम्पल जैसे विराट कोहली ही मैच खेल रहा था तो मेरे दिमाग में आया, मैंने इसके बारे में डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी मैच देखा होगा कि इस तरह से ग्राउंड है, ठीक है, अब यहाँ पे प्लेयर खेल रहा है, ठीक, और फिर क्या दिखाते हैं कि कभी उस प्लेयर ने यहाँ से शॉट मार दिया है नहीं, स्कोर दिखाते हैं इसने ऑफ साइड पे इतना रन किया है, इस डायरेक्शन में इतने रन किए हैं, इस डायरेक्शन में इतने रन किए हैं, तो मल्टीपल डायरेक्शन में इस तरह की है, तो सर्क्यूलर फॉर्म में जिसको हम पाई चार्ट्स कहते हैं, है ना, तो उससे क्या दिखाता है, जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड उसमें से कुछ नहीं आना, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा आपने ध्यान देना वो मैं बोलता जाऊँगा, ठीक है। डेफिनेशन से कभी क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आएगा कि डिफाइन कर दो स्टैटिक्स, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ जी, और क्या पढ़ा था, बस स्टैटिक्स है नहीं, फलक, तो स्टैटिक्स ही पढ़ा था बस, ठीक है ना। तो क्या क्या पढ़ा था कि हम स्टैटिक्स को दो तरह से समझ सकते हैं, है ना। एक हमने कहा था कि एक प्लूरल सेंस से समझ सकते हैं और दूसरा होता है सिंगुलर सेंस। फिर प्लूरल सेंस की हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, ठीक। तो प्लूरल सेंस में क्या क्या देखा था हाँ जी, प्लूरल सेंस में हमने कहा था कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक तो हमें जो डाटा है वो एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट अब क्या क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज ले लूँ मैं, तो एवरेज एक का होता है या एग्रीगेट, एवरेज बहुत सारों का होगा, तो एग्रीगेट डाटा है। तो जब प्लूरल सेंस में हम बात करते हैं तो प्लूरल सेंस इन स्टैटिक्स मीन्स हम स्टैटिस्टिकल डाटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा की बात करते हैं, ठीक है ना। और जब सिंगुलर सेंस में बात करेंगे तो हम उसके डाटा कलेक्शन के तरीके की बात करते हैं, ठीक है। फिर हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था कि एक तो हम एग्रीगेट होना चाहिए डाटा का, फिर हमने जैसे एग्रीगेट ऑफ डाटा, जैसे हमने लिखा था कि कोई नंबर है, सिंगल नंबर है, अगर 1000 ये नहीं है, ये इससे कोई इन्फॉर्मेशन हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसको स्टैट्स कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब मैं लिखूं 1000 है, दूसरा मैंने लिख दिया 800 है, और तीसरा मैंने लिख दिया 500 है, अभी भी ये नहीं पता हमें क्या है। मान लो मैं ये लिख दूं ये सैलरी है ए की, ये जो है बी की सैलरी है, ये सी की सैलरी, तो अब एग्रीगेट आ गया कि टोटल बन गया, ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं। तो पहला प्लूरल सेंस में मतलब हम डाटा का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और पहले उसमें एग्रीगेट होना ज़रूरी है। फिर हमने सेकंड पढ़ा था कि इसको जो है मल्टीपलिसिटी ऑफ काजेज होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे ये ए है, इसकी सैलरी 1000 है, ठीक है, ये इफ़ेक्ट होगी। इफ़ेक्ट होने का मतलब मल्टीपलिसिटी ऑफ काजेज का मतलब हो गया कि इसमें इसकी सैलरी इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। जैसे इससे इसकी सैलरी ज़्यादा है तो कौन सा फैक्टर क्यों ज़्यादा है, एक फैक्टर हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो ए है वो ज़्यादा मेहनती है, ठीक है, ज़्यादा मेहनती है तो उसकी सैलरी क्या हो सकती है, ज़्यादा है, या जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसका पैसा ज़्यादा होगा। दूसरा इसकी सैलरी कम भी हो सकती है, कम होने के भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे इसने सैलरी ली 1000 रुपया लिया और ये घर की तरफ चला, जो ही चलता गया चलते चलते एक फैक्टर ये भी आ सकता है कि इसको चोरों ने कुछ पैसा ले लिया तो इसकी सैलरी कम हो सकती है ना। तो वही मल्टीपलिसिटी ऑफ फैक्टर्स हो गया कि जो डाटा है इसको बहुत सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, है ना। जैसे एवरेज है, हम क्रिकेट प्लेयर की एग्जांपल लेते थे कि उसके स्टैट्स देखते हैं, उसके स्टैट्स भी इफ़ेक्ट होंगे। कैसे इफ़ेक्ट होंगे, अगर उसने 3 इनिंग में 0-0 बनाया है या 5-5 रन बनाए हैं, चौथी इनिंग में वो क्या करता है, ज़्यादा रन बनाता है, तो उसके एग्रीगेट में जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एवरेज जो है उसके इंक्रीज़ हो जाएगा। तीसरा फैक्टर हमने कहा था कि इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना है, ठीक है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस मतलब नंबर्स में लिख सकते हैं। चौथा एक्यूरेसी भी होनी चाहिए कि आप जो जैसे हम नियर बाय पॉइंट लेते हैं, ठीक है, नियर बाय वाला नंबर नहीं लेते हम, यूजुअली क्या है कि एक्यूरेट नंबर लेते हैं।
जैसे 99 एग्जाम्पल हमने लिखी थी कि 99 को हम सेंचुरी कंसीडर नहीं कर सकते। 99 को हम भले ही वो 100 के नज़दीक है, हम 99 को एज ए 99 ही ट्रीट करेंगे, तभी हमारे स्टैट्स जो हैं वो क्या आएंगे, सही आएंगे। ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा था, पांचवा, हाँ, और हमारा ये सारा का सारा जो है हम ये डाटा कलेक्ट करते हैं, इसके पीछे एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। जैसे स्कूल में बच्चों से स्कोर कार्ड पूछ लिया गया, या मैं किसी प्लेयर के स्टैट्स देख के आपको बता रहा हूँ, तो मेरा कुछ पर्पस होगा। पर्पस क्या हो सकता है, ये मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि ये जो है ये सबसे अच्छा खेल रहा है। ठीक है। तो दूसरा हेडिंग बना, ये प्लूरल सेंस था, तो सिंपली एक लाइन में नीचे लिख के रख देना, स्टैट्स इन प्लूरल सेंस मीन्स, जब हम प्लूरल सेंस की बात करेंगे तब उसका मतलब है हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा की। ठीक, वापस से बोलना, हाँ कुछ बोलना है? नहीं, मैं नहीं समझा, आप बताएं वापस से। जैसे क्वेश्चन, हाँ, जब हम प्लूरल सेंस की बात करते हैं मतलब हम उस टाइम सिर्फ बात करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा की, जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसकी बात नहीं करते। ठीक है। जब हम सिंगुलर सेंस में बात करेंगे तब हम सिर्फ डील करेंगे कि कलेक्शन ऑफ डाटा जो है, ये डाटा जो हमने कलेक्ट किया है इसको किस किस तरह से पहले कलेक्ट करना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है नहीं, फिर प्रेजेंटेशन करना है, फिर एनालिसिस करना है, फिर जाकर इंटरप्रिटेशन करना है। ठीक है। तो वो जो है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस मीन्स स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है ना। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं ये लिखूं, ज़रा पहले आप मुझे ये बताना, मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, ऑल डाटा आर स्टैट्स, एक स्टेटमेंट। दूसरा, ऑल स्टैट्स आर डाटा। बताओ जी, इनमें से कौन सा सही लगता है, कौन सा गलत? पहला सही है, पहला सही है। जो गलत बोल रहे हैं क्यों गलत है? हर कोई डाटा स्टैट नहीं हो सकता। जैसे हमने कल कहा, जैसे मैं लिख दूं ये तो इंडिविजुअल डाटा है, ये डाटा है ना, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रॉ डाटा है, अनक्लासिफाइड डाटा है, लेकिन डाटा है। तो सारा डाटा स्टैट्स हो सकते हैं? नहीं। स्टैट्स कौन से डाटा है? जो एग्रीगेट्स, जो क्या होंगे, एग्रीगेट्स। प्लूरल सेंस में यही पहला पॉइंट लिखा, जो एग्रीगेट्स होंगे। तो एग्रीगेट्स मतलब बहुत सारे होने चाहिए, तो इसका मतलब ऑल डाटा स्टैट्स नहीं हो सकते हैं, क्यों? ऑल स्टैट्स आर डाटा, हाँ जी, उसमें एग्रीगेट्स हैं तो डाटा ही है। ठीक है ना, तो ये भी याद रख लेना। दूसरा, अब और सिंगुलर सेंस वो लिख दिया, बस इतना सेंस याद रखना है कि प्लूरल सेंस का मतलब एग्रीगेट डाटा या स्टैटिस्टिकल डाटा। ठीक है। और सिंगुलर सेंस मीन्स, नेक्स्ट है, स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए हम दो सेंस इस्तेमाल करते हैं। एक है कि जिसमें हम एग्रीगेट स्टैटिस्टिकल डाटा ही के साथ डील करेंगे, दूसरा है कि उसको किस तरह से कलेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बना देना, सिंगुलर सेंस, SINGULAR, सिंगुलर सेंस। और सिंगुलर सेंस में समझने के लिए इसका मतलब हो गया कि कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब इसको याद रखने के लिए आपने 5 तरीके से हम कलेक्शन करेंगे। मतलब पहले जो डाटा है, स्टैटिस्टिकल डाटा है, उसको हम कलेक्ट करके फिर उसको इंटरप्रेट, अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें किसी डाटा से इंटरप्रिटेशन करना है नहीं, कुछ रिजल्ट या कुछ डिसीजन मेकिंग। जैसे हमने कहा स्टैटिक्स हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते इसलिए क्योंकि हमें इकोनॉमिक प्लानिंग में भी काम आएगा, और इकोनॉमिक प्लानिंग में जब हम डाटा लेंगे तभी हम कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करना है। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि हम 5 तरीके से, तो सबसे पहला तरीका सिंगुलर सेंस में कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है। फिर कलेक्शन से ही आपका पहला चैप्टर बन जाता है जो सिलेबस में है आपका, कि कलेक्शन आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कलेक्शन आप किस तरह कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कलेक्शन हम 2 तरह से कर सकते हैं। या तो जैसे मुझे कलेक्शन करना है किसके बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पढ़ने आए, ठीक है, पढ़ने आए,
आपने, अब डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन लेनी है आपने। जैसे इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि यहाँ पे मुझे अगर कोचिंग करने जाना है, मैंने यहाँ पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए मुझे पहले वहाँ का थोड़ा सा पता करना है कि पहले अगर यहाँ पे किसी को पढ़ाया है तो कैसा पढ़ाया है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के आपके पास दो तरीके। एक तरीका कौन सा, एक आप खुद आए क्लास में बैठ के, खुद आए और पता चला, ठीक है। मतलब खुद आए मतलब इंटीरियर आगे, इंटीरियर सोर्सेज से आपको, या इंटीरियर सोर्स ये भी बोल सकते हैं कि आप उसको पूछते हो जो इधर पढ़ता है उसके साथ बात करते हो, तो इंटीरियर सोर्सेज से पता चला। दूसरा हो गया जो आप किसी बाहर वाले से पूछो, ठीक है। इधर के बच्चे ने दूसरे से डिस्कशन किया है, वो उससे आप पूछ रहे हो, ठीक है, तो उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, तो वो एक्सटीरियर है। फिर उसी को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं प्राइमरी डाटा, कि आपने खुद हैंड टू हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है या आपने किसी दूसरे सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। तो सबसे पहला पॉइंट सिंगुलर सेंस में कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। एक वर्ड याद रखना है COPAY, ठीक है। तो ये टोटल आपका बता देगा सिंगुलर कोपाई, ठीक है ना। तो C से कलेक्शन ऑफ डाटा, तो मतलब पहले मुझे क्या करना है, कलेक्ट करना है डाटा। फिर गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है डाटा, कैसे कैसे करती है, सेंसस करती है, सर्वे करती है, नहीं, तो अलग अलग तरह से डाटा का कलेक्शन होगा, ठीक है। दूसरा लिख देना ये सिंगुलर सेंस में पहला पॉइंट कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। और कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या हो गया कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, इसको कोई डिफाइन करने की जरूरत। दूसरा पॉइंट ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। थर्ड, इसका मतलब जैसे हम कल से विराट कोहली की बात कर रहे थे, यानी उसी एग्जाम्पल रहे, तो पहले मैं क्या करूंगा कि मुझे पता नहीं है विराट कोहली का कुछ भी। अब मैं विराट कोहली का या तो खुद से इंटरनेट से सर्च करके उसके स्टैट्स जमा कर सकता हूँ। स्टैट्स कैसे, फिर अब मुझे उसके बाद क्या करना है, मैं उसका डाटा जो है उसको ऑर्गेनाइज करूँगा। ऑर्गेनाइज कैसे करूँगा कि उसका जो वनडे का स्कोर है वो अलग से रखूँगा, है नहीं, टेस्ट का अलग से रखूँगा, T20 का अलग से रखूँगा। ऑर्गेनाइज कर दिया। और तीसरा क्या है, उसके बाद प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, हाँ जी, प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल जैसे विराट कोहली ही मैच खेल रहा था, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने इसके बारे में डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी मैच देखा होगा कि इस तरह से ग्राउंड है, ठीक है, अब यहाँ पे प्लेयर खेल रहा है, ठीक, और फिर क्या दिखाते हैं कि कभी उस प्लेयर ने यहाँ से शॉट मार दिया है नहीं, स्कोर दिखाते हैं, इसने ऑफ साइड पे इतना रन किया है, इस डायरेक्शन में इतने रन किए हैं, इस डायरेक्शन में इतने रन किए हैं, तो मल्टीपल डायरेक्शन में इस तरह किया है, तो सर्क्यूलर फॉर्म में, जिसको हम पाई चार्ट्स कहते हैं, है ना। तो उससे क्या दिखाता है कि वो दिखाता है कि उसने कहाँ कहाँ से, इसी तरह जैसे आपको आपका मार्क्स है, 5 बुक्स हैं, आपको एक पाई चार्ट बना दिया जाए, उस पाई चार्ट में परसेंटेज के हिसाब से आपको डाटा को रखा जाए। मैथ में आपके इतने मार्क्स हैं, है ना, तो अलग अलग सेक्टर्स बनेंगे। तो प्रेजेंटेशन फिर अलग अलग तरह से हो सकती है, कहीं पे आपको पाई डायग्राम भी हो सकती हैं, कहीं पे आपके पास बार ग्राफ भी हो सकते हैं, नहीं, हिस्टोग्राम्स भी हो सकती हैं। तो अलग अलग तरह से डाटा का प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो कितने तरीके आगे, पहला कलेक्शन ऑफ डाटा, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मतलब टेब्यूलर फॉर्म में ले आए हैं, तो मतलब इसी तरह से हमारे इसी बेसिस पे हमारे चैप्टर्स भी चलेंगे, ठीक है। तीसरा प्रेजेंटेशन, और चौथा एनालिसिस। अब इसके बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस कैसे करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें फैसला लेना है ना। फैसला क्या लेना है, जैसे मैं दूसरी टीम का कोच हूँ, मैं इसका सारा ये वैगन व्हील जैसा देखता हूँ कि इसका कौन सा, अब मैं एनालिसिस करूँगा। जो ही मुझे ये डाटा प्रेजेंटेशन कर दिया, अब मैं इसका एनालिसिस करूँगा कि इसका स्ट्रॉन्गेस्ट साइड कौन सा है और वीकर साइड कौन सा है, ठीक है ना। उसके बाद ही मैं करूँगा, जब मैंने एनालिसिस कर दिया तभी मैं क्या करूँगा, इंटरप्रिटेशन करके एक डिसीजन मेकिंग करूँगा कि किस बॉलर को किस साइड में ज़्यादा बॉलिंग करनी है,
ताकि है नहीं उसकी स्ट्रेंथ में बॉल ना डाली जाए, ठीक है ना। हाँ जी, तो एनालिसिस क्या हो गया, एनालिसिस हो गया जैसे आपका स्कोर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्कोर आपको कभी कभी स्कूल्स में आज क्या होता है कि मार्कशीट मिलती हैं, मार्कशीट में पेरेंट्स तो गए नहीं, बच्चों को जैसे आप आ गए, आपको यहाँ पे टेस्ट लिया, टेस्ट में हर किसी के 100 में से अलग अलग मार्क्स आए, 100 में से अलग अलग मार्क्स आए। अब अलग मार्क्स आए तो मैंने क्या किया कि सबके मार्कशीट पे मार्क्स तो लिख दिए, लेकिन साथ में क्या किया कि मैंने उनको कंपैरिजन के लिए जो उस सब्जेक्ट का सबसे हाईएस्ट मार्क्स था वो भी लगा दिया। उससे क्या होगा, कि जो पेरेंट हैं वो बेटर एनालिसिस कर सकेंगे ना। कैसे एनालिसिस कर सकेंगे कि इसका मतलब मेरा बेटा जो है वो वीक है नहीं, क्योंकि इसी सब्जेक्ट में इसी पेपर ने दूसरे ने इतने नंबर लाए हैं और इसका स्कोर कम है, तो एनालिसिस कर सकता है और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग कर सकता है नहीं, इंटरप्रिटेशन करेगा और डिसीजन मेकिंग लेगा कि अगर उसको लगता है कि इसको वीकर है ये, तो वो उस सब्जेक्ट में फिर क्या करेगा, है नहीं। हाँ जी, तो लिख देना लास्ट वाला इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग बना देना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ये याद रख देना, सिंगुलर सेंस में हम डाटा को जब पढ़ते हैं इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना। और डाटा को ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं, COPAI, ठीक है। हाँ जी, ये मतलब इसी के हिसाब से पहले आपका कलेक्शन होगा, फिर कलेक्शन के तरीके हैं प्राइमरी। अब मैंने कल भी बोला था डाटा क्या होता है, पहले रॉ डाटा होता है, रॉ डाटा मीन्स कोई भी डाटा, ठीक है ना, जिससे हमें कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना मिले। फिर उस डाटा को अगर हम अरेंज कर दें, ठीक है, उसको हम अरे डाटा या अरेंज डाटा भी कहते हैं। फिर उस डाटा को हम अरेंज कर सकते हैं इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पैटर्न। नेक्स्ट हेडिंग बना देना, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। या आप खुद समझाओ मुझे, लिमिटेशंस आपको क्या क्या लगी। चलो जी बताओ क्या लिमिटेशन लगी। सबसे पहली चीज हमने कहा डाटा भी दो तरह का होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है, दूसरा क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। तो हमने कहा स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील करता है किसके साथ, ओनली क्वांटिटेटिव डाटा के साथ। तो पहला लिमिटेशन हो गया, क्या लिखा, तो पहला लिमिटेशन लिख देना, इट डज नॉट कवर, हाँ जी, इट डज नॉट कवर क्वालिटेटिव या इट डजंट स्टडी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन या क्वालिटेटिव डाटा। नेक्स्ट और क्या पढ़ा हमने कहा डाटा जैसे एक नंबर में लिख दूं, क्या स्टैटिक्स उसको पढ़ता है, नहीं। तो फिर इसका मतलब इधर भी ये भी लिमिटेशन है ना, ये भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि स्टैटिक्स जो है इंडिविजुअल डाटा को डील नहीं करता है बल्कि एग्रीगेट डाटा के साथ डील करता है। तो सेकंड लिमिटेशन, इट डजंट स्टडी इंडिविजुअल डाटा, नेक्स्ट पॉइंट। तीसरा बताओ और क्या, तीसरा और क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते थे हम इसको। जैसे इसी डाटा को फॉर एग्जांपल एक क्लास है, एक क्लास में 3 बच्चे पढ़ते हैं, 3 बच्चे पढ़ते हैं, 2 पास हो गए, 1 फेल हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको अगर मैं एक्सप्रेस करूं परसेंटेज में तो कितना परसेंट बोलूंगा मैं, फेल कितने परसेंट हुए, 33%, है नहीं। तो पास होने में हमें मेजॉरिटी दिखती है ना, 3 में से 1, या जैसे मैं बोलूँ 10 में से 7 पास है, 3 फेल है, तो कितने परसेंटेज होगी, फेल परसेंट 30%, है नहीं। तो इसका मतलब हम कभी कभी ये डाटा जो है, जो नंबर में हमें लो नंबर दिखता है, परसेंटेज में वही नंबर हमें थोड़ा वेरी कर जाता है ना। जैसे नंबर में 3 में से 1 ज़्यादा पास थे, मतलब 1 ही का फर्क था, है ना, लेकिन परसेंटेज में वही 1 किसके बराबर हो गया,
33 के, है ना, तो 33 बड़ा नंबर दिखता है। 33 से अब हम बाहर से अगर आपको बाहर बोला जाए कि इसमें या किसी क्लास में दो बच्चे थे और उसमें से एक पास हुआ एक फेल हुआ, तो कितना हुआ? तो आपको बोला जाए इनका जो पिछला बैच था उसमें 50% तो फेल थे, 50% तो कैसा, उससे आप क्या इंटरप्रिटेशन करोगे? अच्छा नहीं है नहीं, खराब है। तो मतलब हम स्टैटिकल डाटा को मिसयूज भी कर सकते हैं, तो ये भी लिमिटेशन है। तो लिख देना, स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी मिसयूज्ड। चौथा लिमिटेशन, आप खुद सोच के बताओ कुछ। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दो क्रिकेटर की एग्जाम्पल ले लूँ। क्रिकेटर दो, कोई बताओ, देखते हो क्रिकेट आपने? हाँ जी, बताओ जैसे कौन कौन से? हाँ, बाबर आजम को छोड़ दो, है नहीं, और कुछ बोलो। विराट कोहली और जो रूट, है नहीं, ठीक है ना। तो अब विराट कोहली और जो रूट की मैं, ठीक है, इनके दोनों के स्टैट्स होंगे। स्टैट्स किस तरह से होंगे कि इसका ओडीआई, इसका टेस्ट, इसका वनडे, अलग अलग कॉलम्स में लिखने हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा करूं कि डाटा जो है होमोजीनियस होना चाहिए, तभी वो स्टैट्स है, ठीक है ना। अगर मैं हेटेरोजेनियस डाटा का कंपैरिजन शुरू कर दूं, डाटा हम ये कहते हैं कि डाटा होना चाहिए। अब ये एग्रीगेट है, इसका भी स्कोर कार्ड लिखा होगा, इसका भी स्कोर कार्ड लिखा होगा, दोनों का डाटा लिखा है, तो उसी को हम स्टैट्स कहते हैं कि एग्रीगेट है, तो वो क्या है? स्टैट्स है। लेकिन उस स्टैट्स में मैं अब ऐसा कर रहा हूं कि विराट कोहली का टेस्ट का जो रिकॉर्ड है वो कंपेयर कर रहा हूं दूसरी किसी क्रिकेटर के T20 के साथ, तो क्या ये होमोजीनियस डाटा है? नहीं, है नहीं। तो इसका मतलब हमें इसमें ये भी लिमिटेशन है नहीं? क्या है लिमिटेशन है? कि डाटा होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है ना। तो लिख देना, डाटा मस्ट बी होमोजेनियस। अब ये लिमिटेशंस आपको हेल्प करेंगी आगे जाकर समझने में कौन कौन सी चीज़ें जो स्टैट्स न बनेंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग बना देना, फंक्शंस ऑफ स्टैट्स। कौन सा? डाटा मस्ट बी होमोजीनियस का मतलब हो गया कि अगर आपने कंपैरिजन करना है तो सेम को करना है। विराट कोहली का टेस्ट का डाटा आप जो रूट के टेस्ट के रिकॉर्ड के साथ कंपैरिजन करें, ठीक है ना। आप हेटेरोजीनियस डाटा को कंपैरिजन करके, क्योंकि डाटा दोनों है ना, दोनों एग्रीगेट्स हैं, तो उनको आप सेम ट्रीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिख देना, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो क्या क्या फंक्शंस हैं? क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले चीज, अब मैं लिखूं जैसे हमने कल भी लिखा, विराट कोहली की है एग्जाम्पल में लिखूं 100 इसकी, है नहीं, 100 इसकी 82 है, ठीक है। इसी तरह एक ही बार में लिखता जा रहा हूँ, नंबर लिखता जा रहा हूँ, बहुत सारा कलेक्शन ऑफ नंबर्स लिख दिया तो एग्रीगेट हो गया, है ना। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स लिख दिया, एग्रीगेट मैंने लिख दिया है आपके सामने, लेकिन आप फिर भी जो है उससे कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो डाटा मेरा है वो मैंने कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया। कम्प्लेक्स इसलिए लग रहा है आपको कि आपको इजी कब होता है? जब मैं आपको इसको ब्रेक करके लिखूंगा, जो मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मैंने 100 लिखी, 82 है ना, 82 लिख दी। अब मैं इसको अलग से 100 को इधर लिखूं, T20 की अलग, इसकी ODI की अलग और इसकी टेस्ट की अलग, तो अलग अलग लिखूंगा। मतलब जो मेरे पास पहले कम्प्लेक्स डाटा था उसको स्टैट्स मुझे हेल्प करता है, किस में?
या जैसे मैंने अभी लिख दूं, कुछ भी नंबर लिखूं, जैसे अभी हमने लिख दिया 1000, 500, 800, नहीं पता था वो क्या था, तो रा डाटा था। उस रा डाटा को इजी बना के हमने कहा कि ये जो है ये सैलरीज थी, ठीक है। उस सैलरी जो कम्प्लेक्स था जिससे हम इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर रहे थे, उसको इजी वे में सबसे पहला काम करता है स्टेट्स। तो पहला पॉइंट यही लिख लेना, इट हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द complex data it helps to simplify complex data it helps to simplify complex data। दूसरा, और कहाँ पे स्टैटिक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या स्टैटिक्स का कंपटीशन में कोई रोल है या कंपैरिजन में? है नहीं, कर सकते हैं। कैसे? जैसे दो इकोनॉमीज का डाटा हमारे पास होगा तो उनको कंपैरिजन करके हम क्या कर सकते हैं, या आपको या हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मिलते हैं तो हम उन सब्जेक्ट को टॉपर्स के साथ कंपेयर करके उससे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, है नहीं। एनालिसिस करेंगे, उससे इंटरप्रिटेशन करेंगे, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लिख देना नेक्स्ट पॉइंट, इट आल्सो हेल्प्स इन कंपैरिजन या कंपैरिजन और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो है गवर्नमेंट को प्लानिंग में हेल्प करता है। डाटा हेल्प करेगा ना, कैसे? प्लानिंग में कैसे हेल्प करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम में से ही गवर्नमेंट मुलाजिम लग गए सारे लोग, ठीक है, मुलाजिम लग गए। अब गवर्नमेंट ने हमें ड्यूटी दे दी, जैसे गवर्नमेंट ने अब हाउसिंग की गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। सब्सिडी देनी है कि गवर्नमेंट चाहती है कि सारे लोगों के पास आगे ठंड पड़ने वाली है, तो जिनके पास शेल्टर नहीं है उनको क्या करना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है। गवर्नमेंट एकदम से सब लोगों को शेल्टर तो दे नहीं सकती है, अगर सबको देगी तो गवर्नमेंट को क्या होगा, खर्चा ज़्यादा होगा तो नुकसान में चली जाएगी। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने प्लान करना है और उस प्लानिंग के लिए क्या करेगी कि वो पहले कुछ जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको भेजेगी, वो सर्वे करेंगे, ठीक है ना। और सर्वे करेंगे, सर्वे से वो कैसे करेंगे, सर्वे में फिर वो फैमिली मेम्बर्स काउंट करेंगे, उनकी इनकम देखेंगे, अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे, उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएंगे। अब उससे क्या करेगा गवर्नमेंट उस डाटा से फिर प्लान करके वैसे ही लोगों को प्रोवाइड करती है ना। तो इसका मतलब ये इकोनॉमिक प्लानिंग में भी हेल्प करता है। तो लिख देना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और कहाँ पे हेल्प करता है? हाँ जी, क्या फोरकास्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कैसे? फोरकास्टिंग क्या होता है? जैसे वेदर के बारे में, उसमें हेल्प करेगा। या अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा हमारा हो, फिर उसमें भी फोरकास्टिंग कर सकते हैं ना। तो फोरकास्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम स्टैटिकल डाटा को। हाँ, वो भी कर सकते है नहीं। फोरकास्टिंग उसमें स्कोर कार्ड किसी का भी ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल फोरकास्टिंग, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं प्लेयर की। अब इसका पिछले 5 मैच का डाटा हम उठा के देखते हैं, एग्रीगेट नंबर आगे जो ही हमने कलेक्ट किया, कितने मैच का पहला काम हम कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया। पहले मैच में इसने कितना बनाया, दूसरे में कितना बनाया, तीसरे में कितना बनाया, उसके बाद फिर COP, फिर उसको मैंने प्रेजेंट करके रख दिया एक टेबुलर फॉर्म में। फिर उसके बाद मैंने उसको एनालिसिस किया, फिर डिसीजन मेकिंग करेगा। और डिसीजन मेकिंग ही इसको फोरकास्टिंग में, अगर इसकी परफॉर्मेंस, जैसे अभी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है तो अभी डाटा इन सब का कलेक्ट किया जाएगा, फिर उससे क्या होगा कि फोरकास्टिंग की जाएगी, है नहीं। तो फोरकास्टिंग क्या होगा, फोरकास्टिंग होगी
हाँ जी, क्या फोरकास्टिंग होगी कि अगर इसका डाटा जो है एवरेज से हमें जो परफॉर्मेंस हम प्री डिटरमाइन हमने रखा है जहन में, अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं अभी से कि ये वर्ल्ड कप में जो है ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अगर उसका परफॉर्मेंस उससे नीचे होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हेडिंग बना देना, क्या क्या लिखा, 4 3, ये भी लिख देना। इट आल्सो हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, जिसने नहीं लिखा वो लिख दो। और कोई अगर है तो सोच के बताओ। हाँ जी, लगता है कोई और? नहीं लगता तो रहने दो, है नहीं। चलो नेक्स्ट हेडिंग बना देना। अब शुरू करते हैं हम चैप्टर, है नहीं। अच्छा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है पहले, ठीक है ना, उसके बाद हम समझ। हेडिंग बना देना, सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज in statics। अच्छा, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है? स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, उससे क्या पता चलता है? हाँ जी, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती है, हम सिंपली याद रखें तो इन सर्च ऑफ ट्रुथ, मतलब हम डाटा को कभी भी जो एनालिसिस करते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि हमें हकीकत पता चल जाए, है ना। अभी जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, चाहे किसी की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उससे क्या करते हैं, है नहीं। तो उसके लिए जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपने, है ना, जैसे इन्विजिलेटर होता है, क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है इन्विजिलेटर? जो एग्ज़ाम, तो पहला लिख देना। पहला क्या क्या लिख, कोई लिखा? लिख दो पहला, फर्स्ट एन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर, ENUMERATOR, इन्यूमरेटर। इन्वेस्टिगेटर भी होता है नहीं, इन्वेस्टिगेटर पहले आता है फिर इन्यूमरेटर। तो इन्यूमरेटर लिखो दो पहले, क्या होता है? इन्यूमरेटर इज द पर्सन which helps invigilator to collect the information, मतलब कोई भी पर्सन, फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने कहा कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करनी है, जैसे हमने कहा कि डाटा हेल्प करेगा, हमें डाटा हेल्प करेगा फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए? गवर्नमेंट पहले एक ऑफिशियल नॉमिनेट करेगी, क्या एक ही बंदा जो ऑफिशियल इस इंक्वायरी को कंडक्ट करता है। जैसे आपने बोला अभी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है उसको इन्विजिलेटर कहते हैं, तो इसी तरह स्टैटिक्स में जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करेगा उसको हम इन्विजिलेटर कहते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना है कि इन्विजिलेटर कौन होता है, लिख के रख देना एक पॉइंट में। इन्विजिलेटर इज द पर्सन, इसको इन्वेस्टिगेटर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इज द पर्सन हु conducts the statistical inquiry, अब फॉर एग्जांपल हम वही एग्जांपल रखें कि गवर्नमेंट ने हाउसिंग वाली स्कीम लॉन्च करी है, जिसको हम क्या कहते हैं, है नहीं, जिसमें घर दिए जाते हैं। कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री आवास योजना, है नहीं। तो उसके तहत घर दिए जाते हैं। अब घर तो सबको गवर्नमेंट दे नहीं सकती है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले एक इन्वेस्टिगेटर या इन्विजिलेटर को रख दिया
इन्वेस्टिगेटर का काम है वो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करे, और स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है इन सर्च ऑफ ट्रूथ। और इन सर्च ऑफ ट्रूथ उसको कैसे पता चलेगा? जब वो फील्ड में जाए। अब वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो खुद ही कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको भी हेल्प चाहिए किसकी? एन्यूमरेटर की। ठीक है, तो वो पर्सन जो किसको? इन्वेजिलेटर को या इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो अब यही लोग जब करेंगे फिर यही स्टैटिस्टिकल डाटा बनाएंगे, और स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होगी और प्रिंसिपल फॉलो करा जाएंगे। कौन से? जो हमने सिंगुलर में देखा कि क्या करेगा वो? पहले कलेक्शन ऑफ डाटा है नहीं, फिर क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है ना, फिर गवर्नमेंट आके उसके इंटरप्रिटेशन करेगी, तब गवर्नमेंट जाकर प्लानिंग करेगी, मतलब डिसीजन मेकिंग करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बना देना, डाटा, रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है? रॉ डाटा, हाँ जी, कोई भी जो नंबर्स हैं जब हम उनको सिस्टमैटिक, जिससे हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो लिख देना डाटा इन सिस्टमैटिक फॉर्म लिखें कि नहीं, फिर इन अनअरेंज्ड है नहीं, इन अनअरेंज्ड फॉर्म फ्रॉम विच we cannot conclude any information, from which we cannot conclude any information, या from which we cannot generate any information, such data is called as raw data। ठीक है ना, जैसे मैं लिख दूं, जैसे नंबर लिख दूं मैं, जैसे नंबर लिख दिया मैंने 3, 5 इधर लिख दिया, इधर 9 लिख दिया। ठीक है, या आगे मैंने 16 लिख दिया, या मैं दूसरा डाटा ये लिखूं, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है, 3 इधर लिख दिया, 7 इधर लिख दिया, 19 इधर लिख दिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा डाटा है। इससे कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? हालांकि एग्रीगेट्स हैं, बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन इनको क्या है कि सिस्टमैटिक वे में, हमने यही पढ़ा था कि स्टैटिक्स वो है जो डाटा को, क्वांटिटेटिव डाटा को सिस्टमैटिक अरेंज करे। ठीक है, तो ऐसे डाटा को जिससे हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते हैं, जो अरेंज नहीं है, अनअरेंज फॉर्म में है, वो रॉ डाटा है। जो ही हम इस डाटा को अरेंज कर दें, कैसे अरेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको बोलूँ, मैंने इसको पहले 3, 5, 9, 16, क्या अब भी नंबर है? बस ऐसे करके लिख दिए। क्या इससे इंफॉर्मेशन हम कंक्लूड कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? मैं ये बोल सकता हूँ कि आपने नंबर्स लिखे हैं इन असेंडिंग फॉर्म, है नी, इन असेंडिंग फॉर्म में लिख दिए हैं। या उल्टा लिख दूं तो आप बोलोगे आपने जो रॉ डाटा था उसको अरेंज कर दिया है इन डिसेंडिंग फॉर्म, है ना। तो जब ऐसा डाटा हो जाएगा, जब डाटा को हम अरेंज कर देते हैं किसी सीरीज या किसी फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? अरेंज डाटा या अरे डाटा। ठीक है ना, ARRAYED, अरे डाटा लिख देना। दूसरा ARRYED, अरे डाटा या अरेंज भी बोलते हैं। ठीक है, तो अरे डाटा इज द अरेंज डाटा from which we can conclude or make decisions, which help us in making decisions, कुछ भी लिख सकते हो। अब अरे डाटा जो है सिंपल नंबर का, ये किस फॉर्म में हो सकता है? असेंडिंग फॉर्म में भी हो सकता है, डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ नंबर। जैसे मैं उल्टा लिख दूं 16, 9, 5, 3, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। और आपके दिमाग में जो ही आएगा तो आप बोल सकते हो कि ये तो नंबर, अगर बाकी कुछ नहीं आएगा इतना तो ज़रूर आएगा कि नंबर है, सबसे पहले बड़ा लिखा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो मतलब डाटा को अरेंज किए। ऐसे रैंडम में फेंके हुए तो हमें नहीं पता क्या किया था। ठीक है,
हाँ जी, from which we can conclude or make ORR मेक डिसीजंस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बना देना सोर्सेज ऑफ डाटा। अब यहाँ से आगे आपका चैप्टर शुरू होगा, जहाँ से हमें आपको सिलेबस में जहाँ से आपको दिया हुआ है प्राइमरी डाटा है नहीं। हाँ जी, तो सोर्सेज ऑफ डाटा, तो सोर्सेज भी दो हो सकते हैं। हाँ जी, एक इंटीरियर सोर्सेज, दूसरा एक्सटीरियर सोर्स। तो लिख देना सोर्सेज ऑफ डाटा कैन बी इंटीरियर ORR एक्सटीरियर। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज या और एक्सटर्नल सोर्सेज को ही हम फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू प्राइमरी डाटा एंड, ठीक है ना, कि सोर्सेज ऑफ डाटा, अगर हम सोर्सेज ऑफ डाटा देखें तो कितने हैं सोर्सेज ऑफ डाटा जो हैं, वो हमें दो तरह से हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको इस कोचिंग में कोचिंग लेनी है तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास दो ही तरीके, या तो आपने खुद आना है, इंटरनल सोर्स बनना है इधर का, तभी आप उसके बारे में बता सकते हो, या तो दूसरा है सेकेंडरी या एक्सटर्नल, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स। फिर एक्सटर्नल में आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अब इंटरनल हो गया कि आप उस, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं इस टीचर हूँ इस एकेडमी से, है नहीं, तो मैं इसका इंटरनल पार्ट है नहीं, तो मैं आपको अगर कुछ बोलूँ तो ये हो गया आपका इंटरनल सोर्स। तो पहले इंटरनल सोर्स को लिख देना, और ये इंटरनल सोर्स है एक, दूसरा क्या है एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल को हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे फिर प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो पहला इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा, इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा लिख देना। when data is collected by the reporter ORR recorded within an organization, ठीक है, ठीक, उस डाटा को हम क्या कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये अब फर्म है, ये भी एक फर्म है ना। फर्म वो चीज़ होती है जो या तो गुड्स प्रोड्यूस करे या क्या करे, सर्विसेज दे, ठीक है ना, गुड्स प्रोड्यूस करे या क्या करे। अब ये जैसे मैंने बोला कि इस कोचिंग का मैं क्या हूँ, इंटरनल पार्ट, या फॉर एग्जांपल इस कोचिंग का कोई ऑनर है, अब आपके जहन में आता है कि ये कंपनी जो है, ये फर्म जो है, ये इसका ये प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, ठीक है ना। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि इस कंपनी के बारे में किसी न्यूज़पेपर में छाप दिया है, और न्यूज़पेपर को किसने बोला है, किसी दूसरे ने बोला है, ठीक है, दूसरा है, मतलब आपको डायरेक्ट इधर से नहीं पता चला, बाहर से पता चला है, और बाहर वाले को भी किसने दिया है, उसमें फिर दो तरह के हैं, है नहीं, बाहर भी दो तरह से इन्फॉर्मेशन जा सकती है। एक हो गया कि उन्होंने खुद आके यहाँ से कलेक्ट किया हो, दूसरा हो गया कि उन्होंने किसी से सुना हो, उससे कॉपी किया हो। अब इंटरनल में क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ के फॉर एग्जांपल इस कंपनी का कोई मालिक है, वो अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में खुद ही मार्केट में जाकर पब्लिश करता है या अनाउंस करता है। जैसे कंपनी है वो अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में खुद ही छाप देती है, तो वो इंटरनल माना जाता है, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो। डायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट हम इधर यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं, हाँ, वो जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप सेकेंडरी और प्राइमरी में यूज़ कर सकते हो, है नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी में यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट हो गया जो आपने खुद कलेक्ट करी, ठीक है ना, है ना। ये इंटरनल एक्सटर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट लॉस के बारे में अगर मैं खुद पब्लिश कर रहा हूँ तो ये इंटरनल सोर्स है, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या हो गया,
जो बाहर से कोई कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिख देना ताकि याद रहे। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल में ही, फॉर एग्जाम्पल द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी published by company itself। कंपनी itself, ठीक है। दूसरा हो गया एक्सटर्नल, कौन सा हो गया, जो इसी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का आपने बाहर से, है नहीं, बाहर किसी ने खुद से छाप दिया है, वो एक्सटर्नल है। फिर उसमें भी एक्सटर्नल में वो इंफॉर्मेशन उनको कहाँ से मिली है, वो इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल में है, जो प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन आई है, उसमें फिर दो तरह से हो सकती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हो गया कि वो खुद ब खुद आया है, उसने यहाँ से पता करवाया और जाकर छाप दिया। सेकेंडरी हो गया वो यहाँ आया, किसी दूसरे से मिला जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था, उससे मिला, उसने उसको बताया, उसके कहने पे उसने छाप दिया, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप स्टैटिक्स में हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, उसी के हिसाब से चलना, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिखाने की ज़रूरत है, तो सिंपली एक्सटर्नल मीन्स, तो कल से हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी है। अब एक चीज़ और करना है कि आपने, जैसे जिसने फाइनेंस का पेपर दिया है और भी जिस भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, ठीक है ना, जो भी एग्ज़ाम हुआ है JKSSB का, फर्स्ट टारगेट JKSSB, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में सेंट्रल एग्ज़ाम्स की भी तरफ देखना है कि सेंट्रल एग्ज़ाम जैसे SSC में स्टैटिक्स होता है नहीं, उसमें मीडियन मोड वगैरह वो रहते हैं, तो वो चैप्टर जब हम वहाँ पहुँचेंगे वो वहाँ से कर लेंगे। फ़िलहाल आपने क्या करना है कि जो JKSSB में कहीं पे भी ये पेपर हुआ है, वो पेपर आपने साथ में रखना है, ठीक है ना, ताकि वो क्वेश्चन एक तो होते जाएँ, फिर उसके बगैर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे मैंने जो आपको बुक बोली है, आप उस बुक से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वो बुक आप कंसल्ट कर सकते हो और उसको अभी लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो बहुत मोटी सारी है, फालतू की चीज़ें हैं, पढ़ के फ़ायदा ही नहीं। और पेपर इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आपको आइडिया मिलेगा पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। बाकी लोगों की कहानियाँ हैं, वो बोलेंगे नहीं होता है। मुझे 7, 8, 9 साल प्रिपरेशन करते हो गए सिविल सर्विसेज की, मतलब 7 साल तो हो गए, ठीक है ना। तो इतना भरोसा मानो कि मेरे दोस्त हैं जिन्होंने फाइनेंस का 2 महीने के अंदर